नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद भारत में नार्को टेररिज्म ने रफ्तार पकड़ ली। जहां एक तरफ गुजरात पोर्ट से मादक पदार्थों का जखीरा बरामद हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों ने 5 अफगान आतंकवादियों के भारत में घुसने का अलर्ट भी जारी कर दिया। विस्तार से समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ और दूसरी तरफ भारत में नार्को टेररिज्म ने गति पकड़नी शुरू कर दी। एक तरफ गुजरात पोर्ट से मादक पदार्थों का जखीरा बरामद हुआ, तो वहीं दूसरी ही तरफ खुफिया एजेंसियों ने 5 अफगान आतंकवादियों के भारत में घुसने का अलर्ट जारी कर दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि इनके निशाने पर बड़े मिलिट्री कैंप और सरकारी संस्थान हैं। इन आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराकर वापस लौटते पाकिस्तानी से भारतीय सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी हुई। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार पूरी तरह से अभी काबिज भी नहीं हुई थी कि भारत में नार्को टेररिज्म का असर दिखाई देने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने तालिबान का शासन कायम होने के बाद पहली बार ये अलर्ट जारी किया और 5 अफगान आतंकवादियों के भारत में घुसने की खबर दी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के अग्नूर पोस्ट सीमा पर मौजूद बाड़ को काटकर भारत में घुसपैठ कराई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अफगानी आतंकवादियों को पाकिस्तान का एक प्रशिक्षित आईएसआई कमांडर अपने निगरानी में 18 सितंबर को घुसपैठ कराने लाया था। खुफिया रिपोर्ट्स में जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक इन आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने के बाद जब इनका पाकिस्तानी गाइड वापस लौटने लगा तो भारतीय सुरक्षा बलों को इसका पता चल गया। दोनों तरफ से फायरिंग की गई और भारतीय सुरक्षा बल का एक जवान भी घायल हो गया, जो कि पाकिस्तानी अपनी सीमा में भाग गया। खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया है कि इन 5 की पहचान की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी पता चला है कि इन लोगों के निशाने पर बड़े मिलिट्री कैंप और सरकारी संस्थान हैं। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूद तमाम आतंकी संगठनों के आतंकवादियों को इन अफगान आतंकवादियों को सहयोग करने के लिए कहा गया। ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि निकट भविष्य में एक बड़ी साजिश हो सकती है। खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के मौजूद नेताओं पर आईएसआई का पूरी तरह से नियंत्रण है। वहीं आईएसआई चाहता है कि भारत में पाकिस्तानी आतंकवादियों की जगह अफगानी और भारतीय मूल के आतंकी उसकी नापाक साजिश को अंजाम दे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को कोई नुकसान न पहुंचे। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा महज 2 महीने ही बीते हैं और इस दौरान भारत को पूरी तरह से घेरने की कोशिश सामने आ रही है। ध्यान रहे कि गुजरात पोर्ट पर जो मादक पदार्थ पकड़ा गया है उस मामले में भी 4 अफगानी नागरिक और 1 उज्बेक का नागरिक गिरफ्तार हुआ, जिनके तार सीधे अफगानिस्तान से जुड़े पाए गए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में सुरक्षा बलों ने भी ऐसी ही साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली है और जगह जगह तलाशी और छापेमारी अभियान शुरू कर दिए गए हैं। न्यूज डेस्क, आर्य न्यूज। के बाद सबसे ज्यादा ध्यान दुनिया की सभी सरकारों ने अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में दिया, लेकिन फिर भी महामारी के इस दौर में आपको बताते चले स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को मदद पहुंचाने में नाकाफी साबित हुई हैं। और इसी दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आधार पर एक लिस्ट तैयार की है। क्या कुछ खास है उसमें, रिपोर्ट में देखिए। हर देश का स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा अलग अलग होता है और उस देश के अनुसार ही वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं काम करती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि किन देशों की हेल्थ केयर सिस्टम सबसे अव्वल है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि साल 2021 के कोरोना महामारी के इस दौर में किन देशों का हेल्थ केयर सिस्टम सबसे बेहतर रहा। आपको बता दें कि दुनिया के कुछ देश सरकारी हेल्थ केयर पर निर्भर करते हैं, तो वहीं कुछ गैर सरकारी और इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर निर्भर करते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके अनुसार इन देशों के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में शामिल किया गया है।
इस सूची में पहला नाम आता है फ्रांस का। फ्रांस के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम माना जाता है। यहाँ लोगों को सरकारी अस्पतालों के साथ इंश्योरेंस कवर मिलता है, जिसका भुगतान सरकार करती है। इसी क्रम में दूसरा स्थान है जर्मनी का। जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया का दूसरा सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम माना जाता है। जर्मनी को मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा भी माना जाता है। दरअसल इस देश में हेल्थ केयर सिस्टम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर चलता है। फिर बारी आती है सिंगापुर की। तो बता दें कि सिंगापुर दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे यूरोप के देशों को टक्कर दे सकती है। यहाँ के लोगों के सरकारी अस्पतालों के अलावा सरकारी बीमा कवर भी लोगों को दिया जाता है। इसी कड़ी में चौथे स्थान पर है ब्रिटेन। आपको बता दें कि ब्रिटेन का नाम उन देशों में शामिल है जहां हेल्थ केयर सिस्टम लगभग पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। यहाँ ज्यादातर लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, जिसका भुगतान पूरी तरह से सरकार करती है। अब बारी है पांचवें देश की। तो बता दें कि पांचवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में शुमार है। यहाँ भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं छठे नंबर पर कौन है। तो छठे नंबर पर है स्विट्जरलैंड, जिसका नाम भी दुनिया के बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में आता है। यहाँ सभी नागरिकों को प्राइवेट कंपनियों द्वारा इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यहाँ की सभी हेल्थ केयर सुविधाएं प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होती है। 7वें नंबर पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हेल्थ केयर सिस्टम भी दुनिया की सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में शामिल है। यहाँ सरकार द्वारा ही स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं और इसके साथ ही अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। 8वें नंबर पर है नीदरलैंड। नीदरलैंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को भी दुनिया की सबसे 10 बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं में शुमार किया जाता है। यहाँ हर नागरिक को इंश्योरेंस पॉलिसी लेना अनिवार्य होता है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी से नीदरलैंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो वहीं अब इस लिस्ट में 9 नंबर पर है जापान। आपको बता दें कि जापान का नाम भी दुनिया की 10 बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं में शुमार है। ये स्टैट्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम यानी SHIS के द्वारा देश के 98% आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। और अब इस सूची के आखिरी देश की बारी। तो बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10वें नंबर पर है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग मेडिकल के क्षेत्र में बहुत आगे है। यहाँ सरकार द्वारा हेल्थ केयर सिस्टम को चलाया जाता है। ये चंद देश हैं जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोगों की सहूलियत का खास ध्यान रखा जाता है। हालांकि दुनिया के बाकी देश भी अब स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरीन बनाने की ओर अग्रसर हैं, खासकर इस कठिन वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण की मार झेलने को मजबूर है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। एक और आपको बताते चले, पूरी दुनिया इस जानलेवा महामारी से अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन करवा रही है। तो वहीं दूसरी ओर कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी समस्या धीरे धीरे अब सबके सामने निकल कर आ रही, और ये समस्या है फेक कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट की, जिसकी कालाबाजारी करने से लोग बाज नहीं आ रहे। कोरोना सर्टिफिकेट की कालाबाजारी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नियम और कानून समाज की भलाई और अनुशासन को बनाए रखने के लिए होते हैं, पर कुछ लोग अपने फायदे के लिए किसी भी कानून या नियम को तोड़ने में वक्त नहीं लगाते। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जिसने पूरी दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से को मौत की नींद सुला दिया, उसी महामारी को अब लोगों ने कमाई का साधन बना लिया है। एक तरफ सरकार है जो कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए सतर्कता के लिहाज से जांच कराने की अपील कर रही है, तो वहीं अपने मुनाफे के लिए लोगों ने इस जांच को ही मजाक बना दिया और सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। दरअसल कोरोना काल में अब वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर कालाबाजारी का कारोबार खूब फल फूल रहा है। वैक्सीन सर्टिफिकेट का प्रयोग तकरीबन दुनिया के हर देश में किया जा रहा है और इस सर्टिफिकेट के जरिए दुनिया के अलग अलग देशों की सरकार और स्वास्थ्य सेवाएं ये जान पाती हैं कि कितने व्यक्तियों का अभी तक वैक्सीनेशन हो पाया है। इसके अलावा इसके जरिए देश अपने नागरिक की जानकारी भी ले पाता है कि आखिर उसने टीका लगवाया है या नहीं।
इसके अलावा इसके जरिए ये भी पता चलता है कि व्यक्ति ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है या फिर सिर्फ एक ही डोज ली है, ताकि कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से लोगों को बचाया जा सके। पर जैसे जैसे देश में वैक्सीन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता बढ़ती जा रही है, वैसे ही इसकी कालाबाजारी का काम भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले महज कुछ महीनों में ही वैक्सीन प्रमाण पत्र की कालाबाजारी 10 गुना तक बढ़ गई। दरअसल एक सॉफ्टवेयर कंपनी चेक पॉइंट ने नकली कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्रों के लिए काले बाजार का निरीक्षण करने के लिए एक अध्ययन किया था और पाया है कि इस बाजार का विस्तार दुनिया भर के 29 देशों में हो चुका है। इनमें से 9 प्रमुख देश हाल ही में जुड़े हैं। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, लातविया, लुथानिया, माल्टा, पुर्तगाल, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात। चेक पॉइंट रिसर्च के विशेषज्ञों का दावा है कि मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर 10 अगस्त को नकली कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र के लगभग 1000 विक्रेता थे। हालांकि ये संख्या अब 10,000 से अधिक हो गई है, जो इसके 10 गुना वृद्धि को दिखाता है। टेलीग्राम पर पहले फेक कोविड सर्टिफिकेट बेचने वाले ग्रुप की संख्या 30,000 थी, जो कि अब बढ़कर 3 लाख हो गई है। यही नहीं, बल्कि डार्क नेट पर भी दिसंबर 2020 में कोविड टीके के $250 में बेचे जाने लगे थे। हालांकि अभी भी कोविड फेक वैक्सीन प्रमाण पत्र 130 से $150 में बेचे जा रहे हैं। फिलहाल इस पर जांच जारी है और इस तथ्यों की पुष्टि के लिए कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। एक मेहनत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। बंद कमरे में कई सवाल अब खड़े हुए हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। तो वहीं दूसरी ओर एक और नाम सामने आता है खुद मेहनत के शागिर्द का, जिसका नाम आनंद गिरी, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से जांच को भटकाने का आरोप भी सामने आया। फिर आखिर कौन है आनंद गिरी, जिस पर अपने ही गुरु के साथ धोखा देने का शक जताया जा रहा है? आखिर ये पूरा विवाद क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आनंद गिरी एक ऐसा नाम है जिससे जुड़े कई विवाद अक्सर चर्चाओं में रहे, पर इस बार आनंद जिस विवाद में घिर गए हैं उससे निकल पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार आनंद पर उनके अपने गुरु की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने आनंद को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया? वो कौन सा विवाद था कि आनंद और महंत गिरी के बीच खटास आ गई? और इससे भी बड़ा सवाल कि आखिर क्यों महंत गिरी के कमरे से मिले सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम लिखा मिला? इन सब सवालों का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत है, जिनकी संदिग्ध मौत के मामले में आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया। आनंद का नाता राजस्थान के भीलवाड़ा से बताया जा रहा है। आनंद गिरी आसींद क्षेत्र के सरेरी गांव का रहने वाला है। इसका असली नाम अशोक चोटिया है, जो कि 12 साल की उम्र में ही अपना गांव छोड़कर प्रयागराज चला गया था। हम आपको बता रहे हैं कि भीलवाड़ा के एक गांव का अशोक चोटिया स्वामी आनंद गिरी कैसे बना, उससे पहले थोड़ी झलक उनके परिवार की तरफ भी डालते हैं। बता दें, परिवार में पिता रामेश्वर लाल किसान, 3 बड़े भाई और एक छोटी बहन है। उनकी मां नानू देवी का निधन हो चुका है। बताया जा रहा है कि एक भाई सरेरी गांव में ही सब्जी का ठेला लगाते हैं और 2 भाई सूरत में कबाड़ का काम किया करते हैं। कह सकते हैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं आनंद गिरी। बता दें कि आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनका विवाद काफी पुराना था। इसकी वजह बागबरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है, जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था। इसके बाद विवाद गहरा गया था। आनंद ने नरेंद्र पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का भी आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जल्द ही महंत नरेंद्र गिरी की मौत का खुलासा हो जाएगा। उनकी हत्या की गई है या उन्होंने आत्महत्या की है, इसका भी खुलासा साफ हो जाएगा।
तो बहन नरेंद्र गिरी के शव को भू समाधि दे दी गई है, लेकिन इस बीच आपको बता चले आपके मन में कई सवाल होंगे, जरूर उठ रहे होंगे सवाल कि आखिर साधु संतों को भू समाधि क्यों दी जाती है, जबकि सनातन धर्म में तो दाह संस्कार करने का रिवाज है। अगर आप भी इस अंतर को समझना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देखिए। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद शरीर का दाह संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि शरीर से आत्मा का मोह समाप्त हो जाए। लेकिन जब किसी संत की मृत्यु होती है तो उन्हें भू समाधि या जल समाधि दी जाती है, उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। इसी परंपरा के तहत बुधवार को महंत नरेंद्र गिरी को भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बागबरी मठ में भू समाधि दी गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि उन्होंने सच में आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई है। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्हें उनके मठ में उस नींबू के पेड़ के नीचे भू समाधि दी जाए जिसे उन्होंने ही लगाया है। जिस स्थान पर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई है उसी के पास उनके गुरु को भी समाधि दी गई थी। संत परंपरा में अक्सर शिष्यों को उनके गुरुओं के समाधि स्थल के पास ही समाधि दी जाती है। इससे पहले बुधवार सुबह उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया और डॉक्टरों ने इसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दी, जिसे सभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके बाद नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को फूलों से सजे रथ पर रखकर संगम ले जाया गया। माना जाता है कि यहीं पर गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। यही उनके पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया और फिर उन्हें लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन कराए गए। महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के भी महंत थे। इसके बाद उनके शरीर को बागबरी मठ के एक बगीचे में भू समाधि दी गई। इसके लिए वहां 10 से 12 फीट गहरा खड्डा खोदा गया और यहाँ एक छोटा सा कमरा भी बनाया गया। इसी कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा गया। जब किसी संत को भू समाधि दी जाती है तो उन्हें सिद्ध आसन में बिठाया जाता है और उनके शरीर को 16 प्रकार से सजाया जाता है और फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें समाधि दी जाती है। हालांकि समाधि के आखिर चरण को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है और उस स्थान को पर्दों और चादर की मदद से ढक दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि माना जाता है कि संतों को भू समाधि देने की परंपरा 1200 साल पुरानी है। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने ही भारत की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी और माना जाता है कि यहीं से भारत में मठ परंपरा की शुरुआत हुई थी। संतों को भू समाधि इसलिए दी जाती है ताकि उनकी मृत्यु के भी उनके शिष्य और अनुयायी समाधि स्थल पर जाकर उनके दर्शन कर पाएं और उनकी मौजूदगी को महसूस कर पाएं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कुछ संत जल समाधि भी लेते हैं, लेकिन नदियों में प्रदूषण की वजह से अब बहुत कम संत ही ऐसा करते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने भी अयोध्या के पास सरयू नदी में जल समाधि ली थी। तब उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने से पहले उनकी पत्नी सीता ने भी खुद को पृथ्वी में समाहित कर दिया था। भगवान राम ने जीवन में अलग अलग किरदार निभाए हैं, कभी पुत्र का, कभी पति का, कभी पिता का, तो कभी रावण के विरुद्ध लड़ने वाले एक योद्धा का। रावण का वध करने के बाद जब वो अयोध्या लौटे तो उन्होंने राजपाट भी संभाला, लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि संसार में रहते हुए और सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए वो हर तरह की मोह माया से दूर थे। आपको बता दें कि आज के दौर में कई बार साधु संत भी मोह माया को छोड़ नहीं पाते। ऐसी ही चर्चा अंतर्गिनी के बारे में है। माना जाता है कि इसी वजह से महंत नरेंद्र गिरी आनंद गिरी से नाराज चलते थे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसी समझने के लिए धर्म के इस बाजार में मोक्ष, सुख, शांति और समृद्धि खरीदने के लिए विंडो शॉपिंग करते हैं। भारत में धर्म का बाजार इस समय 3,30,000 करोड़ रुपए का है। ये भारत के मौजूदा रक्षा बजट के लगभग बराबर है और इसका आकार भारत में दवाओं के बाजार से भी बड़ा है। भारत में दवाओं का बाजार जो है वो 3,15,000 करोड़ रुपए का है। धर्म का बाजार इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि भारत के 99.99% लोग किसी न किसी धर्म, संप्रदाय या धार्मिक गुरु को मानते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक
भारत में नास्तिकों की संख्या सिर्फ 33,000 है। ये वो लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। बाकी के सब लोग किसी न किसी धर्म को किसी न किसी रूप में मानते ही हैं। भारत के लोग शादी विवाह के बाद अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं तो वो धर्म ही है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शादी विवाह जैसे सांसारिक कर्तव्य निभाने के लिए मनुष्य को सबसे ज्यादा समय धर्म को देना चाहिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। इसमें लोगों की मदद अक्सर गुरु, धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु करते हैं, लेकिन कई बार ये धर्म गुरु खुद भौतिक वस्तुओं के लालच में पड़ जाते हैं या विवादों से घिर जाते हैं। जबकि भारत के साधु संत भी हजारों सालों से दुनिया को ये संदेश देते आए हैं कि भौतिक वस्तुओं का जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए। लेकिन हाल ही के सालों में आपने देखा होगा भारत के बहुत सारे साधु संतों और धर्म गुरुओं पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं। यानी जिन संत महात्माओं के पास लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए या अपने दुखों के निवारण के लिए जाते हैं, वो खुद सांसारिक मोह में पड़े हुए हैं। हालांकि सुखद बात यह है कि जरूरत से ज्यादा संचय न करने की सोच को अब भारत की युवा पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। ये पीढ़ी इस सोच को मिनिमलिज्म कहती है। भारत में 18 से 40 साल के बहुत सारे युवा अब जरूरत से ज्यादा भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं करना चाहते, क्योंकि इन युवाओं को लगता है कि उनके पास जितनी भौतिक वस्तुएं होंगी, जितनी व्यवस्था होगी, उतना ही ज्यादा दुख और तनाव होगा। लेकिन कई बार अध्यात्म को बहुत गहराई से समझने का दावा करने वाले लोग भी मिनिमलिज्म के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरा न्यूज़।